अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की शाम जो है इसमें मेरे साथ आज खास मेहमान हैं, तीन खास मेहमान जुड़े हैं और एक खास मुद्दे पे बात करेंगे हम। मुद्दा जो है आपने देखा होगा जिस दिन बिलासपुर कोर्ट में इलेक्शन हो रहे थे, खासकर ए और बी में, तो वहां ए ब्लॉक के अंदर असलम कोहली साहब जो कैंडिडेट थे वहां उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और कहा था कि यहाँ के मैक्सिमम जो वोट हैं उनको डिलीट किया गया है। तो आज उसी सिलसिले में मेरे साथ तीन जो मेहमान हैं जो जिनकी नजर जो है सुप्रीम कोर्ट पे खास कर रहती है, तीन शख्सियत जो है मेरे साथ में, उनके साथ आपको रूबरू कराना चाहूंगा, फिर हम बात का सिलसिला जो है वो आगे रखेंगे। इलेक्शन बाकायदा तरीके से हो गया है, कहीं ना कहीं कुछ खलल भी पड़ा था इलेक्शन में, लेकिन फिर भी एडमिनिस्ट्रेशन ने जो कंट्रोल करके उसको सही रास्ते पे गामजन किया और मुकम्मल तरीके से इलेक्शन को कामयाब बनाया। तो आज के जो मेरे खास मेहमान हैं, सबसे पहले मैं खुश आमदीद कहता हूं इश्तियाक भट्टी साहब का। भट्टी साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भट्टी साहब आपका खैर मकदम है। शुक्रिया। हमारे साथ दूसरे मेहमान हैं मोहम्मद असलम कोहली साहब। कोहली साहब आपका भी खैर मकदम है। हाँ महमूद साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपके। और आरिफ हुसैन शाह साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आरिफ साहब आपका भी खैर मकदम है। बहुत बहुत शुक्रिया ख्वाजा महमूद साहब। हाँ, तो बात की हम शुरुआत जो करेंगे, क्योंकि असलम कोहली साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, हम ये जानना चाहेंगे कि उनको क्या क्या दुश्वारियां पेश आई जिस वक्त जो इंतखाबात हो रहे थे। इनका कहना था कि कहीं ना कहीं वोटर लिस्ट से जो वोटर्स के नाम है तो असलम साहब मैं आपके पास आऊंगा, आप बताएंगे कि क्या वजूहात रही, आपको क्या मुश्किलात आई और कैसे पता चला आपको कि वोटर्स का नाम जो वोटर लिस्ट से डिलीट किया हुआ है। हाँ महमूद साहब बहुत बहुत शुक्रिया। जिस दिन इलेक्शन था उस दिन एट 11th आवर हमें वोटर लिस्टें दी गई और जो वोटर लिस्टें इसको कैंडिडेट को और उनके एजेंटों को दी गई और जो वोटर लिस्टें अंदर दी गई स्टाफ को, उसमें जमीन आसमान का फर्क था। जब मेरे लोग एट 11th आवर वो भी हमें मटेरियल इलेक्शन सेल की तरफ से या इलेक्शन अथॉरिटी की तरफ से मुहैया नहीं करवाई गई, बीडीओ ऑफिस से ऑनलाइन उन्होंने कहा कि फलां दुकान से निकाल लो, तो हमने ऑनलाइन वो सारी वोटर लिस्टें जो है वो निकाली, हमने खुद खर्चा पे किया और हमने सब के सब पोलिंग स्टेशनों पर एजेंट भेजने थे। हमारे पास टाइम बहुत कम था और शॉर्ट टाइम की वजह से हम वोटर लिस्टों को पढ़ नहीं पाए। हमने एजेंटों को दे के आपने अपने पोलिंग स्टेशनों पर एजेंटों को भेज दिया। जब हमारे लोग वोट देने जाते हैं तो बाहर 25% मेरी 5 वार्डों के वोट जो है वो डिलीट हैं। वो लोग असेंबली में भी यहीं थे, पिछले तमाम इलेक्शनों में भी यहीं थे और आज प्री प्लानिंग किसी साजिश के तहत परिवार को डिलीट किया गया, जिसकी बिना पर मैंने इलेक्शन के दिन जब मुझे पता चला कि भारी तादाद में मेरे वोटर पिक एंड चूज करके डिलीट किए गए हैं, तो मैंने उस वक्त सबसे पहले बीडीओ साहब को फ़ोन किया, उसके बाद एसडीएम साहब को फ़ोन किया, उसके बाद मैंने डीसी ऑफिस में फ़ोन किया, उसके बाद जो हमारा मजिस्ट्रेट था, 2 मजिस्ट्रेट थे, एक नायब तहसीलदार साहब थे और एक पीडीडी के एक्शन मकबूल नायक साहब थे। जब मैंने इनको अप्रोच की तो ये दोनों मजिस्ट्रेट मौके पर आए। उस वक्त जब देखा हमारी लिस्टों में काफ़ी डिलेशन थी, तो हमारे जितने भी वोटर वहाँ पोलिंग स्टेशन पर खड़े थे उन्होंने कहा कि पोलिंग को बंद किया जाए और यहाँ कोई वोट कास्ट ना हो। हम यहाँ धरने पर बैठेंगे और हम तब तक यहाँ से नहीं उठेंगे जब तक हमें वोट का राइट्स ना दिया जाए। मैंने हालात को समझते हुए इन ऑफिसरान को बुलाया। इतनी देर में मेरे पास सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया और नेशनल मीडिया पुलिस से दौड़ के आ गया।
जब वो लोग आए उस वक्त भारी तादाद में हमारी माओ बहनों ने धरना दिया था और इलेक्शन कार्ड जो थे वो उनके हाथ में थे और उन्होंने बताया कि लिस्टों में हमारे नाम बादस्तूर है। और देखिए मजिस्ट्रेट को कहा कि आप देखिए कि सब के ऊपर ठप्पा लगा डिलीट 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 डिलीट। तो महमूद साहब मेरी 5 वार्डों में पंचायत कलर कटल जो मेरी अपनी और मेरा आबाई गांव है और मेरी जाति पंचायत है, उसमें 5 वार्डों में 25% वोट जो है वो दीदा दानिस्ता सोची समझी साजिश के तहत डिलीट किए गए हैं। और मैंने ओवरऑल देखा आपने ब्लॉक 20 सुन कोर्ट में कि हर जगह से ये शिकायतें मसूल हुई कि भारी तादाद में वोट डिलीट किए गए हैं। लेकिन जब मैंने जायजा लाया बाकी पंचायतों में कम वोट डिलीट थे और मेरी पंचायत में सबसे ज्यादा वोट डिलीट थे। तो मैंने उसी वक्त जरूरी इकदाम उठाते हुए कंप्लेंट मजिस्ट्रेट को दे दी और फार फ्लंग एरिया में कोई फैसिलिटी नहीं थी तो मैंने कंप्लेंट लिख के डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर डीसी पुंछ को ईमेल की और दूसरे दिन वक्त मौका पाते हुए मैंने तमाम इलेक्शन अथॉरिटियों को कंप्लेंट करके वो रसीदें अपने पास रखी हैं। मैंने मेल किया क्योंकि मैंने इलेक्शन कमिश्नर को मेल किया, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर को मेल किया और चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को मैंने मेल किया जिसकी रसीदें मेरे पास हैं। और जब मैंने देखा कि इन्होंने इसमें कोई भी फैसला नहीं लिया, इन्होंने संजीदगी के साथ इसको नहीं लिया, तो मैंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने वो तमाम वोटर लिस्टें जो है मीडिया के सामने प्रेस के सामने डिस्प्ले की जो मीडिया ने खुद देखी। हाँ, अगर मेरी पंचायत से कोई लोग हिजरत करके अपनी जमीन प्रॉपर्टी बेच के बाहर चला गया है, उसको डिलीट किया गया है, तो मैं क्लेम करता हूं तो मेरा क्लेम गलत है। अगर वो लोग सब के सब यहाँ हैं तो उनको प्री प्लानिंग सोची समझी साजिश के तहत किसने डिलीट किया? उनका वोट असेंबली की लिस्ट में मौजूद है, बीएलओ के पास जो असेंबली की लिस्ट है उसमें वो मौजूद है। पिछले जितने भी इलेक्शन हुए ऑन वार्ड उसमें उनके नाम मौजूद है। और आज लेटेस्ट इलेक्शन में अगर सोची समझी साजिश के तहत मुझे मेरे लोगों को 272 लोग मेरी पंचायत के 223 लोग दीदा दानिस्ता डिलीट किए हैं। मैं इसकी परजोर लफ्जों में मजम्मत करता हूं और मैं इंक्वायरी की और इंसाफ की मांग करता हूं। और मैंने ऑनरेबल गवर्नर को अपील की, मैंने तमाम इलेक्शन अथॉरिटी को अपील की, मैंने डीसी पुंछ को अपील की, मैंने डीसी पुंछ के साथ जो टेबल टॉक की ऑनलाइन उसकी रिकॉर्डिंग मेरे पास है। उसने कोई मुस्बत जवाब मुझे नहीं दिया, बल्कि उसने कहा कि एक टाइम पीरियड था, इसमें आप करेक्शन करवा सकते हैं। वो टाइम पीरियड उसमें किसी ने हमें अप्रोच नहीं की कि आप अपनी वोटर लिस्टों को वेरीफाई करवा ले। तो हम गैप तो नहीं जानते थे, लेकिन मुझे लगता है कि सरकारी मशीनरी ने मुझे इलेक्शन में हराने की यह साजिश की है, क्योंकि वक्तन फवक्तन मैं बयानबाजी करता हूँ डिप्टी कमिश्नर पुंछ के खिलाफ करप्शन के खिलाफ, एसडीएम की करप्शन और जुल्म के खिलाफ, तहसीलदार की करप्शन और जुल्म के खिलाफ, एसएचओ की करप्शन और जुल्म के खिलाफ। मैं हमेशा आम आदमी की आवाज बन के ये बुनियादी इशू जो है वो लड़ता हूँ। इसकी इतनी भारी सजा इनको मुझे नहीं देनी थी। पिछले बीडीसी के इलेक्शन में जब मैंने इलेक्शन कंटेस्ट किया तो सरकारी मशीनरी ने मुझे 4 वोटों से हरा दिया और मैंने टाइम टू टाइम कहा कि मेरे मुतबादल जो कैंडिडेट है वो पैसे बांटता है और ओपन पैसे बांटता है और एसएचओ की मुनाफली के साथ पैसे बांटता है, एसएचओ के इल्म में वो पैसे बांटता है, पुलिस और डीएसपी सुनकोट के इल्म में वो पैसा बांटता है। ऑब्जर्वर से बात की, आज भी वो रिकॉर्डिंग मेरे पास है।
तो मुझे इन्होंने कहा कि किसी आदमी को रंगे हाथों पकड़ा दो। मैंने 23 तारीख को 2:30 से 3 बजे के अंदर एक सरपंच को 80,000 रुपया लेते हुए ऑनलाइन कैंडिडेट के अकाउंट से पैसा ट्रांसफर हुआ, मैंने पकड़ा दिया। इन्होंने मेरे साथ इस वक्त तक इंसाफ नहीं किया। तो अगर हाँ, आज मुझे पता चल गया कि मैं गलत था, मुझे इस गूंगी बहरी अवाम की आवाज नहीं बनना था। अगर यहाँ 12 मर्डर जो हैं वो खुर्द मुर्द किए गए हैं तो मुझे उसके लिए आवाज नहीं उठाना था। अगर यहाँ बड़े पैमाने पर SHO, तहसीलदार, SDM, DC करप्शन करता है तो मुझे आवाज नहीं उठाना था। अगर मैंने आवाज उठाया था, अवाम की आवाज बन के उठाया था, तो अवाम को मेरी सपोर्ट में खड़ा होना था। मुझे नहीं पता था कि ब्यूरोक्रेट्स के इतने पावर हैं कि वो गवर्नर से भी ज्यादा पावर रखता है। ब्यूरोक्रेट्स चीफ सेक्रेटरी से भी ज्यादा पावर रखता है। ब्यूरोक्रेट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी ज्यादा पावर रखता है, या होम मिनिस्टर से भी ज्यादा पावर रखता है। ये मेरी गलती थी, ये मेरी चूक थी कि मुझे इनके खिलाफ आवाज नहीं उठाना था। जो होता था होने का। कोहली साहब, मैं आपके पास आऊंगा। भट्टी साहब से मैं ये जानना चाहूंगा, भट्टी साहब, जैसे कोहली साहब ने कहा है कि खासकर मेरी पंचायत के ही वोट डिलीट मिले हैं, तो मुझे जहां तक लगता है काफी जगहों पर, काफी पोलिंग स्टेशनों पर ये चीज देखी गई है कि काफी वोट जो है वो डिलीट हुए हैं। तो भट्टी साहब, मैं ये जानना चाहूंगा, क्योंकि आप एक खास ओहदे से भी सुपुर्दोश हुए हैं, आपकी नजर जो इन चीजों पर रहती है, तो ये किसकी गलती की वजह से ये हुआ है? क्या ये कोई टेक्निकल एरर है या जानबूझ के ऐसा किया जा सकता है? हाँ, तो ख्वाजा साहब, जैसे कोहली साहब ने अपनी दास्तान सुनाई है, कोहली साहब की एक उनको मैं मुबारक देता हूँ। और ये मैंने शुरू से देखी है कि ये आपने जहाँ पर हुकूमत की पामाली होती है, हम बताए जाते हैं कि उसके खिलाफ आवाज उठाते हैं, और मजलूम की यही निशानी है। और एक सिटीजन की निशानी ये है कि वो अगर कहीं व्यक्ति देखता है तो उसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। पहले तो मैं कोहली साहब को मुबारक दूंगा कि आपने कम से कम एक आवाज उठाई है। दूसरी बात यह है कि मुझे हैरानगी होती है कि उस तरफ से आप कहते हैं कि डेमोक्रेसी को मजबूत करना है, इलेक्शन आप करते हैं तो इलेक्शन का फिगर बचता है, उससे पहले जो कंसर्न अफसर है, कंसर्न लोग हैं, उनको ये कहा जाता है कि आप इसको जो ये लिस्ट है इसको अपडेट करें। ये जिम्मेदारी तहसीलदार की है, टीम की है। और जो भी कोई कंसर्न ऑफिसर जिसको DC इसमें मामूल करता है इस काम पर, उसकी ड्यूटी बनती है कि वो देखे कि वो मर चुके हैं, तो जिनकी डेथ हो चुकी है तो उनको काम। लेकिन मुझे ये हैरानगी हुई कलेक्टर की लिस्ट देखकर कि जानबूझकर जिनको आपने इलेक्शन कार्ड दिए हुए और जो वहां का पंच है, जो वहां का सरपंच है, अभी पीछे इलेक्शन हुए तो पास किया है, तो बीच में ऐसा क्या हो जाता है कि आप किसकी गलती है, कौन आदमी ट्रीट करता है? तो जैसे कोहली साहब ने ये मांग की है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि फौरी तौर पर इसमें इंक्वायरी की जाए, और तो कोई कंसर्न अफसर ने ये डिलीट किया हुआ उसको सस्पेंड किया जाए। मैं एक कानूनी आदमी हूँ। कोहली साहब, आपकी जो मेरे व्यूअर्स जो हैं वो ये लिख रहे हैं कि आपकी आवाज जो है वो साफ नहीं आ रही है। आप अपनी आवाज को थोड़ा ठीक कीजिएगा। तब तक मैं आरिफ साहब के पास आता हूँ। आरिफ साहब, मैं आपके पास आऊंगा कि आपकी भी समाजी कामों में काफी नजर रहती है। डेवलपमेंट के इशू पे भी मैं आपसे खासकर बात करूंगा, क्योंकि बारीकी से जो नजर है वो आपकी इन चीजों पे रहती है। लेकिन एक वोटर लिस्ट से नाम जो है वो गायब होना, ये किसकी जो है, इसमें किसको आप जिम्मेदार ठहराएंगे? ख्वाजा साहब, जैसे अभी कोहली साहब ने बड़े तकरीबन 10 मिनट में अपनी पूरी रुदात रखी है, उसी को इंडोज किया है जनाब भट्टी साहब ने। ये एक सच्चाई है। मैं जो चीज मैंने खुद फेस की, हमारा 2 वोट थे बांडीपुरा में, हमने मुगल रोड बंद होने की वजह से भी जम्मू से जाकर लाके हमने लाए कि ये वोट बड़ा कीमती होता है, इसका हम जायज इस्तेमाल करें। जब यहाँ लेके पहुंचे तो मेरी दुंदक पंचायत में नाम नहीं था।
हाँ, रात को हम यहाँ पहुंचे, सुबह में सुरकोट से लेके धुंधक गए। जब वहां पर लिस्ट चेक की तो उसमें नाम, बहुत सारे नाम नहीं थे, ये एक सच्चाई है। और उसके बाद में जो लिस्ट हमको जो पुलिस साहब ने फरमाया कि हमको वक्त से पहले नहीं मिली, जो डीसी साहब बोल रहे थे कि आप करेक्शन करवाते या उसमें चेक करते, जब हमें रात को वोटर लिस्ट मिल रही है, सुबह पोलिंग है, तो किससे हम करेक्शन करवाते, किसके पास जाते? और इस तरह हमारी पंचायत में भी बहुत सारे लोग थे सॉरी, जिनके पास इलेक्शन कार्ड मौजूद थे, आधार कार्ड थे, उनके पास आईडी प्रूफ होने की वजह से भी वो वोट कास्ट ना कर सके। अगर एक वोटर एक सिस्टम का हिस्सा बनना चाहता है, वो अपना हिस्सा डाल के दूर दराज से भी आते हैं कि वोट डाले, ताकि इस तामीर और तरक्की के लिए हमारा वोट बड़ा अहम है। जब वो पोलिंग बूथ पे पहुंचता है तो वहां पर उसका नाम ना हो तो उसको बड़ी ही तकलीफ पहुंचती है। तो इसलिए जो भट्टी साहब ने फरमाया, तो ये इस चीज की पूरी इंक्वायरी की जाए। एक कलर कटल या धुंधक पंचायत की बात नहीं है, पूरे ओवरऑल जो ए बी में हुआ, सुप्रीम कोर्ट की ए और बी में, उसमें अक्सर यही शिकायतें आई हैं। और बड़ी बदबख्ती है कि हमारे पास कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है कि जिसके ऊपर हम ये बातें रखें, और सुनने वाला भी कोई भी नहीं है। अगर ये जो पिछली बात बीडीसी के इलेक्शन की बात की भट्टी साहब ने, उसका मैं आई विटनेस हूँ, मेरे सामने ये बात हुई। मैं जब वहां पोठा में शादी में था, वहां से इन्होंने फोन किया कि ऐसे एक सरपंच जो है वो 80,000 रुपया लेके चला गया है। और मैं बिशुन कोर्ट में जब पहुंचा तो उस वक्त जावेद तबस्सुम साहब एसडी बिशुन कोर्ट थे, साथ में एसडीएम साहब भी बैठे हुए थे। तो हमारे ये कोहली साहब जो आए, तो इन्होंने आके वो उस आदमी को उठा के ले आए, एसएचओ साहब और डीएसपी साहब, जम्मू कश्मीर बैंक से 2 और 2.5 के दरमियान में, यहाँ से गाड़ी में रखा। वहां जब मैं भी बैठा एसडीपी साहब के पास, तो उन्होंने हमें ये भरोसा दिलाया, यकीन दिलाया, हालांकि इन्होंने ये एहतजाज कर दिया था कि सुबह कोई पोलिंग नहीं होगी, हम नहीं आएंगे, इलेक्शन बाइकाट करेंगे, हम काली पट्टी पहन के बैठ जाएंगे पोलिंग बूथ के सामने। तो उन्होंने ये तसल्ली दे के कि ये एफआईआर भी होगी, इंक्वायरी भी होगी, सब कुछ होगा, आप फिक्र मत करें, हमारी जिम्मेदारी है। तो वो तो जनाब डीएसपी साहब तो यहाँ से चले गए, सिर्फ भरोसा दे के चले गए। आज तक वो उसकी इंक्वायरी ही नहीं हुई, पूछा ही नहीं किसी ने किसी को। तो ये बड़ी बदबख्ती है हमारी सुरकोटी की, हमारे पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, या जिसके पास जाएं, या हमारे पास पीछे कोई इस किस्म के ऐसी सपोर्ट नहीं है जिसका साथ लेकर हम निकलें, हम अपनी बात किसी के सामने रखें। अगर वक्तन फक्तन जो है ये कोहली साहब इस चीज को लेकर निकलते हैं, लेकिन यहाँ का माहौल ऐसा है कि हर आदमी बहुत सारा डरा हुआ है। दूसरी बात यहाँ तक रह गई कि वोट भी हमें डर से देने पड़ते हैं। कल आपने सुना किसी का रास्ता बंद हो गया, किसी का कुछ हो गया। क्यों भाई, वोट तो हमारी मर्जी है, क्या किसी के दबाव या प्रेशर से हम वोट डालेंगे? ये एक बिल्कुल आरिफ शाह साहब, मैं आपके पास आऊंगा इन मुद्दों पे। भट्टी साहब, अगर आपकी वॉइस क्लियर हुई हो तो आप अपनी बात रखेंगे। हाँ जी, आपको आप क्लियर ठीक है आवाज आप ठीक है जी। तो मैं ये कह रहा था कि ये तो कोहली साहब को मैं मुबारक देता हूं कि जब कभी भी कोई ज्यादती होती है, कोई सिलसिला होता तो ये आवाज उठाते हैं। तो आप लोगों को ये अच्छा लगे ना लगे, मगर ये बात इनकी जो है अंसारे पसंद करते हैं। तो जहां तक ये किसी को वोट से महरूम रखना है, तो ये बहुत बड़ा सीन है, बहुत बड़ा गुनाह कर रहे हैं, बहुत बड़ा उसको आपने बेसिक राइट, फंडामेंटल राइट से आप उसको वंचित कर रहे हैं। उसको वोट नहीं डालने दे रहे। अगर वो किसी अथॉरिटी का, किसी कंसर्न आदमी का, एसडीएम का, तहसीलदार का कसूर है, तो उसको सजा मिलनी चाहिए। अगर एक आदमी भी जिसका वोट ना पड़े इस वजह से, किसी की वजह से, तो वो कल हाई कोर्ट में जाके पूरा उससे जुर्माना वसूल कर सकता है, कंपनसेशन कर सकता है। तो ज्यादा अगर डीसी साहब इसको लाइटली ले रहे हैं, तो मैं डीसी साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि कल ना डीसी साहब को हाई कोर्ट में जवाब देना पड़ेगा। अगर हसन कोहली साहब ने पिटीशन नहीं की तो मैं ये पिटीशन दायर कर दूंगा। और मैं कोहली साहब, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि ये एक ऐसा जबरदस्त ऐसा केस है, ये ह्यूमन राइट्स वायलेशन का केस भी बनता है, ये आपने फंडामेंटल राइट वायलेशन का भी केस बनता है कि आपको डेमोक्रेसी में एक वोट का हक दिया है। हो सकता है एक वोट से दूसरा कैंडिडेट जो है वो जीत या हार जाए। मैं आपको राजस्थान की एक मिसाल देता हूँ। वहां जो राजस्थान के स्पीकर है मिस्टर जोशी, उन्होंने एमपी का इलेक्शन लड़ा था, और वो 3 बार घूमते फिरते रहे, वो अपना वोट नहीं डाल सके थे। तो लिहाजा जब गिनती हुई तो वो 1 वोट से हार गए। ये मिसाल है। तो अगर उन्होंने अपना वोट डाला होता तो वो जीत जाते, एमपी बन जाते। वो 1 वोट से हार गए थे। तो कभी कभी 1 या 2 वोट या 5 वोट या 10 वोट से भी फैसला हो जाता है।
تو یہ تو اگر کلکٹر کو بالخصوص پرٹیکولرلی اگر کسی نے یہ ووٹنگ ڈیلیٹ کی ہے تو یہ تو ایک کیس بنتا ہے اور ان کے خلاف کمپنسیشن کا کیس بھی بنتا ہے. تو میں ڈی سی صاحب اگر سن رہے ہوں یا ایس ٹی سن رہے ہوں یا گورنمنٹ کا کوئی نمائندہ سن رہا ہو تو میں تو بینگ اے لا مین یہ کہتا ہوں کہ یہ تو انہوں نے بڑا بھاری جرم افینس کیا ہے اور اگر اس کی فل فلیج انکوائری ہونی چاہیے. اور اگر یہ جان بوجھ کے ڈیلیٹ کسی نے کیا ہے تو میں تو کہتا ہوں اس کو امیڈیٹلی اس افسر کو سسپینڈ کرنا چاہیے. اگر ڈی سی اس کے لیے ریسپانسبل ڈی سی کو یہاں سے چینج ہو جانا چاہیے, ڈی سی کے خلاف انکوائری ہو جانی چاہیے. اگر ڈی سی اس میں ملوث نہیں ہے, ایس ڈی ملوث ہے, تحصیلدار ملوث ہے, بی ڈی او ملوث ہے تو ان کو سسپینڈ کرنا چاہیے. یہ معمولی سی بات نہیں ہے کہ وہاں پر اتنے لوگوں کو ووٹ سے ونچت کیا گیا. اور جب بےچارے لوگ ابھی آپ نے الیکشن کارڈ کس لیے ان کو دیے؟ اگر مجھے الیکشن کارڈ دیا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے خواجہ صاحب کہ اگر کہیں لسٹ گم ہو جائے, مس پرنٹ ہو جائے, اس میں کلریکل مسٹیک ہو جائے تو میں اپنا الیکشن کارڈ پریزائڈنگ افسر کو دکھا کے ووٹ ڈال سکتا ہوں. یہ تو ہمارے یہ تو خاص کر سپریم کورٹ میں یہ نیا رواج چلا ہے کہ افسر جس کو چاہے ڈیلیٹ کر دے, افسر جسے چاہے اسے ایڈ کر دے. اگر بھائی صاحب اگر جیسے میں ہوں, اگر میرا ووٹ آپ نے ڈیلیٹ کر دیا ہے تو میں تو سپریم کورٹ میں بھی جا سکتا ہوں, ہائی کورٹ میں بھی جا سکتا ہوں. بھٹی صاحب میرا سوال یہ ہے ووٹ ڈیلیٹ ہو گئے, سپریم کورٹ میں جانا آگے کی بات ہے. ایک کینڈیڈیٹ نے اگر اتنی محنت کی ہوئی ہے تو اس کو بھی تو نقصان ہو سکتا ہے. تو میں کوہلی صاحب آپ سے اسلم کوہلی صاحب آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ کیا آپ کو ایڈمنسٹریشن نے جب یہ چیز انسٹرکشن دی ہے کہ ووٹر لسٹ جو ہے وہ ایشو ہو چکی ہے, آپ کو کوئی ٹائم بانڈ دیا گیا تھا کہ آپ اتنے ٹائم میں اپنی ووٹر لسٹ کو چیک کر کے ہمیں بتائیے گا؟ خواجہ صاحب اس ضمن میں نے تمام اتھارٹی سے بات کی کہ کوئی ٹائم پیریڈ ہمیں نہیں دیا گیا. یہ مجھے ہرانے کے لیے ایک سیدھا پریاس تھا. میں نے پہلے ہی کہا کہ میں ان تمام آفیسروں کے خلاف بولتا ہوں, میں کرپشن کے خلاف بولتا ہوں, میں ظلم کے خلاف بولتا ہوں. ظلم کہیں بھی ہو, کرپشن کہیں بھی ہو تو اس کی یہ مجھے سزا ملی ہے. ایماناً سیکٹری کی ریکارڈنگ میرے پاس ہے, ویڈیو کی ریکارڈنگ میرے پاس ہے, جتنے بھی یہ ذمہ دار لوگ ہیں ان کی ریکارڈنگ میرے پاس ہے, ڈی سی پونچھ کی ریکارڈنگ میرے پاس ہے. بدقسمتی ہے کہ ہمارے پاس کچھ ایسے وسائل نہیں ہیں کہ ہم ویڈیو بنا لیں. ڈی سی پونچھ میں کلکٹر میں بیٹھ کے سپریم کورٹ میں اس کی ویڈیو کیسے بنا سکتا ہوں؟ اور ان کے نمبروں پر مجھے ریکارڈنگ ہے. کوئی ووٹر لسٹ انہوں نے ویریفیکیشن کے لیے سامنے نہیں لائیں, نہ پبلک میں لائیں. اور میرا یہ سوال تھا سیکٹری سے, بی ایل او سے, بی ڈی او سے, ایس ڈی ایم سے, ان سب سے کہ اگر آپ نے وہ ساری کی ساری ووٹر لسٹیں پبلک میں لائی ہیں, سرپنچ کے نوٹس میں لائی ہیں, یا نمبردار کے نوٹس میں لائی ہیں, یا چوکیدار کے نوٹس میں لائی ہیں, یا کنسرننگ ملازموں نے گرام سبھا بلا کے لوگوں کو دکھایا ہے کہ اتنے % ووٹ تمہارے کاٹے گئے ہیں. وی ایل ڈبلیو ایک گھر کو ایک بچے کو جانتا ہے, سیکٹری ایک گھر کو ایک بچے کو جانتا ہے. کیا ان لوگوں نے اویئرنیس دی ہے یا کوئی گرام سبھا کی ہے؟ بالکل نہیں کی. ان کو اوپر سے ہدایت تھی, ڈپٹی کمشنر پونچھ کی انسٹرکشن تھی, ایس ڈی ایم سپریم کورٹ کی ہدایت تھی کہ ہم نے اس کینڈیڈیٹ کو روکنا ہے. تمام ملازم پچھلے الیکشن میں میرے خلاف ہو گئے, آج کے الیکشن میں میرے خلاف سرکاری مشینری کا استعمال کیا. یہ کب تک مجھے روکیں گے؟ جب ٹاپ کی ملیٹنسی تھی, اسلم کوہلی نے بھارتی جنتا پارٹی کے منڈیٹ پر الیکشن کنٹیسٹ کیا, آپ اپنے آپ کو داؤ پر لگا کے اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے ہجرت کی, مائیگریشن کی. آج بھی میرے بچے جموں میں مائیگرینٹ ہیں. میں آج آیا تھا کہ کچھ نیا کرنے کے لیے آیا ہوں. میں آج آیا تھا کہ میں اس معصوم اور دبی کچلی عوام کی آواز بنوں. آج بھی میرے خلاف یہ ہتھ گنڈے کرتے ہیں. میں آج 5واں الیکشن کنٹیسٹ کر رہا ہوں. لوگ الیکشن سے دور بھاگتے ہیں. کشمیر میں بڑی رقمیں دے کے کینڈیڈیٹ کو سامنے لاتے ہیں. کم سے کم ایم ایل اے 150 ووٹ لے کے ایم ایل اے بن گیا, کیبنٹ منتری بن گیا ہے. وہ لوگ اس پروسیس میں حصہ ہی نہیں لیتے. ہم پاگل لوگ ہیں جو ایل او سی پر پاکستان کے بارڈر پر اپنے اور اپنے خاندان کو خطرے میں ڈال کے
इस प्रोसेस में हिस्सा लेते हैं। और 1947 से लेकर इस वक्त तक हम हिंदुस्तान जिंदाबाद का नारा लगाते हैं। अगर सलाउद्दीन के साथ जो हुआ था 1987 में, अगर वहां रिगिंग नहीं होती, सलाउद्दीन आज गन नहीं उठाता। आज भी ये हो रहा है, आज भी ये ब्यूरोक्रेट्स कर रहे हैं, ये पुलिस के ऑफिसर कर रहे हैं, ये लोगों को मजबूर कर रहे हैं हुर्रियत के पास जाने के लिए। ये लोगों को मजबूर कर रहे हैं कि डेमोक्रेसी से ईमान उठा लो। कोई डेमोक्रेसी नहीं है, कोई जमहूरियत नहीं है। इससे तो बेहतर था हम हुर्रियत का दामन थामते। हम वो मांग करते जो हुर्रियत वाले मांग करते हैं। क्या होता? गोली मार देते, पीएसए लगा देते। लेकिन हिंदुस्तान हमें मुसलमान समझता है, हमें गुजर समझता है, और कश्मीरी हमें गद्दार समझते हैं, हमें हिंदू समझते हैं, हमें एजेंसियों का एजेंट समझते हैं। किस लिए हम इस प्रोसेस में आएंगे? क्या मजबूरी है? लेकिन मैं अपील करता हूं ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से, मैंने आपसे मुलाकात नहीं की, मैंने बहुत पहले आपको एक अर्जी भेजी थी कि मुझे अपॉइंटमेंट दी जाए, मेरे लोग आपसे बात करना चाहते हैं, टेबल टॉक करना चाहते हैं। इस वक्त तक हमें परमिशन नहीं मिली। मैं आज भी कहता हूं, उनको अपील करता हूं कि डिप्टी कमिश्नर ओवरस्टे है पुंछ में, ये यहां से पैसा इकट्ठा करके सेक्रेटरीट में भेजता है अपने आका को, ये हाई कमांड को पैसा भेजता है। इसने जितनी करप्शन किया ईमानदारी के साथ। कोहली साहब, जैसे आपने कहा है कि यहाँ बहुत बड़ी करप्शन है, आपने डिप्टी कमिश्नर पुंछ पे इल्जाम लगाया है कि यहाँ से पैसा अपने आका को भेजता है, लेकिन आप लोग पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव हैं, आप इलेक्टेड लोग हैं, आपकी जो लीडरशिप है, यहाँ की लीडरशिप है, आप लोग क्यों नहीं एकजुट होकर पार्टियों में बटे रहते हैं? कोई बीजेपी में है, कोई पीडीपी, कोई एनसी, कोई कांग्रेस में है। आप लोग क्यों एक मंच पे आके पब्लिक इस गरीब आवाम की रहनुमाई क्यों नहीं करते? ये मैं तो जिम्मेदार आप जो इलेक्टेड लोग हो आपको मानता हूँ। देखो, मैं एक सिपाही हूं, सिपाही क्या कर सकता है, उसकी क्या औकात है, आप सभी अच्छी तरह जानते हो। सियासी तौर पर हम यतीम हैं। अगर आप समझें, ईमान के साथ समझें, पुंछ राजौरी के लीडर, सियासी तौर पर हम बिल्कुल यतीम हैं। जब जब यहाँ मुश्किल आई, जब जब यहाँ मुसीबत आई, हमारे आका, हमारे कायद यहाँ से भाग के एसी रूमों में बैठ के जम्मू में, श्रीनगर में, दिल्ली में, हम किस किस को कहें? मैं आगे ही शिकार हो गया हूँ, मैं हार का शिकार हो गया हूँ, और किस किस के साथ मैं दुश्मनी ले लूं? मेरी इतनी औकात नहीं है। मैं एक गरीब घर का आदमी हूँ। मेरे दिल में क्या होता है, क्या जज्बात हैं, गॉड नोज। मुझे नहीं पता मुझे इसकी इतनी बड़ी सजा मिली, आगे कितनी सजा मिलेगी। एक सरपंच की कॉम्पिटेंसी में जितना मुझे उतना ही कर सकता हूं, या मैं एमएलए का, या एमएलसी का, या राज्यसभा मेंबर का, या पार्लियामेंट मेंबर का रोल तो मैं नहीं कर सकता। मैं स्टेट मिनिस्टर का या कैबिनेट मिनिस्टर का रोल तो नहीं कर सकता। मैं अपनी वसादत के साथ मैं जितना हो सकता है मैं इनको बेनकाब करता हूं, और मैं मांग करता हूं इंसाफ की। इस लिहाज से मैं आपको ये कहता हूं कि यहाँ करप्शन है, करप्शन के खिलाफ मेरे पास, मैं ऑन रिकॉर्ड कहता हूं, मेरे पास वो तमाम वीडियो हैं, वो तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंस हैं, वो तमाम प्रिंट मीडिया की वो मेरे पास कटिंग है। मैं जो भी कहता हूं, यहाँ एसएचओ सुनकोट पिछले 4 महीनों से अंडर ट्रांसफर है। इसको यहां से दूसरी जगह क्यों नहीं भेजा? इसलिए नहीं भेजा कि सबसे बड़ी करप्शन सुनकोट के अंदर एसएचओ सुनकोट ने की है। 14 मर्डर खुर्द मुर्द किए हैं 12-12 लाख रुपए में, और यहां के लोग डर के मुंह बंद रखते हैं, हमारे लीडर मुंह बंद रखते हैं कि डीसी पुंछ पीएसए लगा लेगा, एसएचओ सुनकोट पीएसए लगा लेगा। और यार, मर्दों के लिए पीएसओ है। हम अगर कोई ऐसा वायलेशन करते हैं तो कल लगाते, आज भी ऐसे लगाएं। अगर हम रियलिटी सामने लाते हैं तो क्यों पीएसओ लगाएंगे? ये शर्मा साहब, अनिल कुमार शर्मा, ये हिंदू बरादरी के नाम पर एक दब्बा है। मुझे ये बात नहीं करनी चाहिए। मेरे कश्मीर वाले भाई
नाराज होंगे। यहाँ से 500 गाड़ी डेली जाती है कश्मीर, जिसमें गाय